माँ के आखिरी खत में ऐसा क्या लिखा था? अरे नेहा, तुमने माँ को बता दिया कि आज हम बाहर खाना खाकर आएंगे? राहुल की प्रश्नपूर्ण निगाहें, होठों पर विचित्र मंद मुस्कान के साथ गर्दन हिलाकर इस प्रश्न का पूछना इस बात की ओर इशारा था जैसे उसे नेहा की ओर से आने वाले उत्तर का पहले से अनुमान हो। तभी नेहा ने जवाब दिया, अजी, माँ को क्या बताना? क्या हम पति पत्नी अकेले बाहर खाना खाने भी नहीं जा सकते? अरे तुम तो बुरा मान ली, मैं तो मजाक कर रहा था। राहुल, तुम्हें तो पता है ना, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ कोई और नहीं बल्कि राहुल की माँ थी। अपने बेटे राहुल को जीवन का यथार्थ दर्शन करवाने वाली माँ की नज़रें समय के साथ आज कुछ धुंधली सी हो गई थी। उम्र के इस पड़ाव का अनुभव माँ को अब मिल रहा था। माँ का वास्तविक नाम सरिता था। माँ के पति सुरेश बाबू का देहांत हुए अभी कोई 2 वर्ष ही बीता हुआ था। उनका इकलौता संतान था राहुल। राहुल के लालन पालन में सुरेश बाबू और सरिता जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मेहनत मजदूरी करने वाले सुरेश बाबू की आय से 2 वक्त की रोटी पकाना भी आसान न होता था और उस पर राहुल भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ऐसे में उसकी शिक्षा का खर्चा कैसे और कहाँ से होगा, यह चिंता मन ही मन सुरेश बाबू और सरिता जी को खाए जा रही थी। अतः सरिता जी भी अपने दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर लोगों के घर में काम करने लगी, जिससे राहुल के उज्जवल भविष्य की नींव रखी जाने लगी। राहुल जो जिद करता, सुरेश बाबू और सरिता जी देरी से ही सही लेकिन उसकी जिद पूरी अवश्य करते थे। उसकी जिद और बेहतर भविष्य के आगे उन्होंने अपनी आर्थिक तंगी को कभी भी आने नहीं दिया। सुरेश बाबू, जिनको राहुल बाबूजी कहता था, उनके सामने तक राहुल का ब्याह नहीं हुआ था, किंतु राहुल की नौकरी जरूर लग गई थी। नौकरी छोटी मोटी अवश्य थी, किंतु घर की गुजर बसर चल रही थी। बाबूजी का देहांत हो गया। अब माँ के जीने का सहारा राहुल ही था। बुढ़ापे की दहलीज पर माँ के बढ़ते कदम के अनुभव को उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा, और सोचती भी कैसे, जिस इकलौते संतान को पालने में माँ बाबूजी ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था, उसे भला साथ देने जैसी छोटी सी उम्मीद करना भला कौन सा गुनाह था। राहुल की तरक्की बाबूजी के देहांत के 6 महीना के भीतर हो चुकी थी और अगले 6 महीना में राहुल ने नौकरी बदल दी थी, जिससे उसका पद और वेतन दोनों में खासा इजाफा हुआ था। वहीं उसकी मुलाकात नेहा से हुई थी। नेहा से पहली नज़र में ही राहुल उससे आकर्षक हो रहा था। होता भी क्यों ना, मृग जैसे नयन, गुलाबी अधर, लालिमा युक्त कपोल और घुंघराले बाल उसकी सुंदरता का स्वतः बखान कर रही थी। साथ ही उसके पश्चात संस्कृति वाले वस्त्र, साधारण जीवन शैली वाली राहुल को आकर्षित कर रही थी। लेकिन मृग नैनी वाली उस चंचला को भी राहुल की ओर मानो कोई आकर्षण सा हो रहा था। समय बीत रहा था कि आकर्षक प्रेम में परिवर्तित होने लगा, किंतु चिंता का विषय यह था कि नेहा और राहुल दोनों की जाति अलग अलग थी। उन्हें संदेह यह था कि माँ शादी के लिए तैयार होगी भी अथवा नहीं, लेकिन माँ ने राहुल की खुशी के लिए रिश्ते को हाँ कर दी। शादी को अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था कि राहुल उस चंचला नेहा के प्रेम स्पर्श में इस तरह डूब गया था कि उसे अब जैसे
माँ की कोई चिंता ही नहीं थी। राहुल से प्रतिपल भोजन का पूछने वाली माँ ने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं यह भी पूछने का अब जैसे राहुल को समय न था। महीना गुजर जाते थे पर शायद ही कभी माँ का हाल चाल लेने चंद पल राहुल ने उनके पास गुजारा हो। और गुजारता भी कैसे, आखिर आधा सा दिन उसकी नौकरी में निकल जाता था और शेष समय में राहुल को अकेला देख नेहा अपने किसी न किसी काम में लगा देती। नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि राहुल अम्मा के पास थोड़ी देर भी समय व्यतीत करे, इसलिए कोई न कोई बहाना निकालकर वह राहुल को किसी न किसी काम में लगा देती थी। सो आज वे दोनों बाहर खाना खाने गए हुए थे। घर में माँ बिल्कुल अकेली थी कि एकाएक उन्हें जोरों की भूख लगी। माँ रसोई की तरफ इस झूठी उम्मीद से चल दी कि नेहा ने कुछ बनाया होगा। रसोई में जाकर देखने पर जो हाथ में था वो थी एक घोर निराशा और दूसरा भूख। उनके विचारों की तीव्र गति क्षुधा की इस धधकती अग्नि को और तीव्र कर रही थी। जिस औलाद के परवरिश में माँ ने अपने सपनों का गला घोंटा था, आज उसी औलाद ने माँ को मौत के करीब ला दिया था। लेकिन वक्त क्या दिन न दिखा दे, यह सोचकर कर्म फल मानकर उन्होंने एक गिलास पानी पीकर अपने भूख को तृप्त करने की निरर्थक चेष्टा की। आज माँ को वह दिन स्मरण हो रहे थे जब बाबूजी मेहनत मजदूरी करके ही सही माँ को कभी भूखा नहीं रहने देते थे, और वह बेटा जिसके लिए उन्होंने उनका आज अब एक याद बना दिया था, वह समर्थ होकर भी कितना दरिद्र सा जान पड़ रहा है। और ऐसा पहली बार नहीं था जब नेहा और राहुल ने ऐसा किया हो। अतः आज माँ ने सोच लिया कि वह अपने मर्म वेदना को शब्दों में लिखेंगी, और इसी के साथ उन्होंने मन के विचारों को लिखना शुरू किया। समय के साथ कमजोर होती नेत्र ज्योति और कांपते हाथों ने जितना साथ दिया, माँ ने उतना ही लिखा। एक रोज राहुल को अपने कार्यालय की ओर से 1 सप्ताह की विदेश यात्रा करने का मौका मिला। शर्त यह थी कि कार्यालय कोई भी 2 व्यक्तियों का खर्चा वहन करेगा, उससे अधिक के लिए राहुल को अपनी ओर से वहन करना था। अतः उसके मन में एक विचार आ रहा था कि माँ के लिए क्या करे। घर पहुंचकर उसने यह पूरा वाक्य नेहा के साथ साझा किया। नेहा राहुल के उस निर्णय से नाखुश थी जिसमें वह माँ को भी अपने खर्चे पर ले जाने के पक्ष में था, क्योंकि उस यात्रा में एक व्यक्ति के लिए होने वाला खर्च राहुल के लगभग 2 माह का मेहनताना था। बजते बर्तनों के खनक काफी दूर तक स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अतः माँ को भी पता चल गया था कि एकाएक राहुल ने माँ के कक्ष के दरवाजे पर दस्तक दी। पुत्र के आगमन ने उन पथराई आंखों को नम कर दिया था। राहुल माँ से बोला, माँ, मुझे मेरे कार्यालय की ओर से 1 सप्ताह की विदेश यात्रा का पुरस्कार मिला है। माँ ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद का संकेत दिया। राहुल आगे बोला, क्या माँ आप हमारे साथ चलोगी? और राहुल के उस विवाद में ध्वनि का त्वरत्व इतना अधिक था कि शायद 3-4 घर दूर तक वाक्य स्पष्ट सुना जा सकता था। ऐसे में माँ तो उसी घर के एक कक्ष में रहती थी। ऐसे में उन्होंने राहुल को उत्तर दिया, लल्ला, मेरी उम्र तुझे घूमने फिरने वाली लगती है, तू बहू के साथ जाओ।
जैसा आप कहो, बोलकर राहुल उस कक्ष से चला गया। घूमने के जोश में दोनों माँ के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भूल गए। विदेश यात्रा से अच्छे लम्हों और यादों को सहेज जब दोनों वापस आए और उन्होंने घर का दरवाज़ा खटखटाया, तो अंदर की खामोशी ने उन्हें अंदर आने की अस्वीकृति दी। राहुल माँ माँ करता रहा, लेकिन माँ लल्ला आई कहने की मनोदशा में नहीं जान पड़ रही थी। अचानक से राहुल के मन में बुरे विचारों की जैसे बाढ़ आ गई और उसने यथासंभव अपने बल से उस दरवाजे को तोड़ दिया और घर में प्रवेश किया। माँ वहाँ अचेत थी। माँ को चिकित्सक के पास ले जाने पर पता चला कि माँ की मृत्यु 2 दिन पहले ही हो गई थी। आंतें भूख के मारे सिकुड़ गई थी और गहन चिंतन के कारण मस्तिष्क में न्यूरॉन तबाह हुए थे और आघात हुआ था जो मौत का कारण बना था। माँ अब जा चुकी थी। राहुल अपने कुकर्मों का परिणाम देख खुद को बेबस महसूस कर रहा था। भला मौत पर किसका बस? वाक्य ने सबका ध्यान द्वार पर आए एक आगंतुक शोकाकुल की ओर गया। काला कोट पहन हाथ में फाइल दबाया, आखिर यह शख्स कोई वकील सा जान पड़ रहा था। किसी के कुछ पूछने से पहले ही उस आगंतुक ने बताया, वह एक अधिवक्ता है और उसकी माँ की वसीयत लेकर आया है। सब स्तब्ध थे कि आखिर एक कंगाल वसीयत किस आधार पर करके गया होगा। राहुल ने अधिवक्ता साहब को अंदर लेकर माँ की वसीयत पढ़ने का अनुरोध किया। अधिवक्ता ने पढ़ना शुरू किया। मैं सरिता देवी, पत्नी स्वर्गीय श्री सुरेश बाबू, निवासी गली मथुरा, अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी मादक पदार्थ या द्रव्य का सेवन करे वसीयत क्रमानुसार लिख रही हूँ। यह घर सुरेश बाबू और मेरी मेहनत का प्रतिफल है और इसका स्वामित्व मेरे पास ही है। अतः इस घर को मैं अनाथ बुजुर्गों की छत हेतु सरकार को देती हूँ। जहाँ सरकार किसी भी समाज सेवी संस्था के माध्यम से ऐसे बुजुर्गों को शरण दे सकती है जिनकी नकारा औलादें उनको बोझ समझती हो। पहले निर्देश सुनते ही राहुल यह समझ गया कि उसके पाप उसका पीछा कई जन्मों तक नहीं छोड़ने वाले। वकील ने आगे पढ़ा, मेरे कक्षा में एक बक्से में कुछ स्वर्ण और रजत के आभूषण हैं जो सुरेश बाबू की माँ से मुझे प्राप्त हुए थे। उसे बेचकर प्राप्त धन को एक खाता में रखा जाए जिसका स्वामी भी सरकार होगी। इस पैसे से ही जब तक जितने दिन संभव हो उन अनाथ बुजुर्गों की क्षुधा तृप्ति कराई जाए। नेहा अभी भी भाव शून्य थी, लेकिन राहुल का सीना एक अजीब से दर्द से भर चुका था। उसका हृदय भी स्पंदन सहजता से नहीं कर पा रहा था। वकील ने आगे पढ़ा, मेरे मृत शरीर से उपयोग में आने वाले अंगों को अनुसंधान या पुनर्उपयोग हेतु निकाल लिए जाएं और उसकी चिता को मुखाग्नि उसके पुत्र या पुत्रवधू द्वारा नहीं दी जाए। नेहा यह सुनकर स्तब्ध हुई कि माँ ने राहुल को अलग कैसे कर दिया अपनी वसीयत से, कि वकील ने आखिरी क्रम को भी पढ़ दिया। मेरी पुत्रवधू नेहा और मेरे पुत्र के लिए एक कॉपी जो उसके अपने ही कक्ष में मेज पर रखी हुई है, उसमें मेरा जीवन दर्शन है। वक्त मिलने पर जरूर पढ़ लेना। उपरोक्त समस्त कर्मानुसार वर्णित वसीयत को मेरी मृत्यु वाले दिन अस्तित्व में लाने के लिए मेरे द्वारा वकील श्री परमेश्वर सिंह को नियुक्त करती है। साथ ही यह भी स्पष्ट करती हूँ कि इस वसीयत के लिए आय खर्च को उन्होंने अपनी और सुरेश बाबू की संयुक्त जमा पूंजी से वहन किया है। आखिर निर्देश को सुनकर सब अभी इसी सोच में थे
कि आखिर कॉपी का क्या रहस्य है कि अचानक बताए स्थान से उस कॉपी को राहुल लाकर पढ़ना शुरू किया। मेरे बच्चों, माँ का आशीर्वाद। हालांकि तुम अब इस आशीर्वाद के मोहताज नहीं हो, लेकिन तुम्हें शायद इस बात का एहसास नहीं होगा कि कैसे तुम्हारे लालन पालन में तुम्हारे माँ बाबूजी ने वह दिन भी गुजर बसर किए हैं जिसके न करने से आज जैसा न होता। शादी करने का यह मतलब हरगिज नहीं होता कि बच्चा अपने माँ बाप के प्रति अपनी जिम्मेदारियां से विमुख हो जाए, और तुमसे तो केवल प्रेम अपेक्षित था। नेहा, तुम कहीं भी गलत नहीं हो। जिस बेटे को 27-28 वर्ष अपने प्यार से पाला, अपनी मेहनत की कमाई से आज इस काबिल बनाया, जब वही हमारा नहीं रहा तो तुम तो कुछ वर्षों पहले हमसे जुड़ी थी। यह भी हमारे ही संस्कार थे कि कम से कम राहुल अपनी पत्नी के लिए तो संवेदना रखता है। तुम्हें अपना एक जीवन दर्शन देकर यही विराम कर रही हूँ कि तुम दोनों कभी अपने बच्चों को जन्म देने का ना सोचना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू का जब यौवन ढल जाए, जब उसके चेहरे की लालिमा फीकी हो जाए, इस आकर्षक शरीर का चकनाचूर हो जाए, आँखों की ज्योति मंद पड़ जाए और हाथ पैरों में जान कम रह जाए, तो उम्र के इस पड़ाव में उसके वही औलाद उसके लिए भाव शून्य होकर उसे एकांत में छोड़कर चली जाए। औलाद से दर्द भी बे औलाद वालों को मिलते हैं। बे औलाद कम से कम इस दर्द से वंचित रहते हैं। नेहा उस दर्द को अब जीते जी अनुभव कर पा रही थी। नेहा और राहुल दोनों की आंखों से अश्रुधारा अविरत प्रवाह हो रही थी। राहुल के आंखों के सामने वह दृश्य घूम रहा था जब वह तरह तरह के खाने का स्वाद ले रहा था, मजे कर रहा था, हर्ष और उल्लास मना रहा था। तब उसकी माँ तड़प तड़प कर एक एक दाने के लिए तरसती हुई अपने प्राण त्याग रही थी। आज उसे अपने आप से नफरत हो रही थी। वह किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वह चिल्ला चिल्ला करके अपने प्राण त्याग देना चाहता था। वह समय को पीछे धकेल देना चाहता था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब पछताने के अलावा राहुल और नेहा के हाथ में कुछ नहीं था। इसलिए समय रहते ही अपने माता पिता की कद्र करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।